एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 8 अगस्त के शिफ्ट 3 के सारे क्वेश्चन का सलूशन जो कि CHSL के 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की वीडियोस स्टार्टिंग से देख सकते हैं। और हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं CHSL 2023 टीयर 1 के 40 शिफ्टों का जीके के क्वेश्चन का शिफ्ट वाइज सलूशन। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीज़न इज नोन एज रिडक्शन डिवीज़न। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सेल डिवीज़न जो है उसको हम रिडक्शन डिवीज़न के नाम से जानते हैं। तो इसमें से कह रहा है कौन सा कोशिका विभाजन जो है रिडक्शन डिवीज़न के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, मायोसिस। तो देखिए सेल का डिवीज़न दो तरीके से होता है, मिटोसिस एंड मायोसिस। लेकिन इसमें क्या होता है, मिटोसिस में इसमें जो है सेल हमारी दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, मतलब इसको समसूत्री विभाजन बोलते हैं। और मियोसिस जो होता है इसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसमें जो होता है 4 डॉटर सेल बनती हैं। ये जो सेल डिवीज़न होता है इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, मतलब आधा आधा बढ़ जाता है। और फिर वो फर्दर दो कैटेगरी में बट के 4 डॉटर सेल जो है बनते हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट लिफ्टर्स वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। यहाँ से सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रिवर गौरी गंगा विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर काली। तो काली रिवर की ट्रिब्यूटरी है गौरी गंगा। तो पूछ रहा है कि ये किस ग्लेशियर से निकलती है या ओरिजिनेट होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये निकलती है मिलाम ग्लेशियर से। और अगर पूछे ये मिलाम ग्लेशियर है कहाँ, तो ये है उत्तराखंड में। अगर तिपरा ग्लेशियर की बात करें तो ये सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंशनड इन द आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें से आर्टिकल 39A में मेंशन है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, यानी जो गरीब लोग हैं उनको फ्री लीगल एड देना चाहिए। ये आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है। आपको यहाँ से याद रखना है ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। और ये आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है ना कि अगर आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछा जाए तो वो आर्टिकल 44 में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत किस में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत अगर आपसे पूछा जाए और जो कि पूछा भी हुआ है तो ये आर्टिकल 40 में आता है। और DPSP को याद करने का मैंने एक वीडियो डाला है ट्रिक से, तो आप काफ़ी आसानी से उसको याद कर पाएंगे। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, छोटी सी वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। पोंगल किस स्टेट का फेस्टिवल है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु। ये आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर द 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की सेक्स रेशियो जो है बहुत ज़्यादा है। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाईएस्ट था केरला का। और अगर आपसे पूछ ले कि कितना था तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1084 पर 1000 मेल्स पर। अगर आपसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो पूछ ले 2011 के हिसाब से तो राइट आंसर वहाँ पे हो जाएगा हरियाणा। और ये केरला के बाद अगर आपसे पूछ लेना तो मिज़ोरम, और उसके बाद आता है नागालैंड, और उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका मणिपुर। एक बार ऐसे ऑप्शन में दिया था शायद लिटरेसी रेट का कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि किसका कितना ज़्यादा था। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो भी आप लिख पाएंगे। मिज़ोरम का सेक्स रेशियो था 976 पर 1000 मेल पर, और नागालैंड का 931, और मणिपुर की बात करें तो 987 मणिपुर का था यहाँ पे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंक्लूड्स इट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इज प्रोवाइडेड। देखिए यहाँ पे ना ये जो लाइन लिखी है आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये आता है हमारा आर्टिकल 16 में।
आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार के समान अवसर सारे सिटीजन को मिलेंगे, लेकिन इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं जैसे SC ST या फिर कोई बैकवर्ड क्लास हो गया, तो उनके लिए गवर्नमेंट जो है स्पेशल प्रोविज़न भी बना सकती है, ये पूछा था इसमें। और अगर बात करें यहाँ पर आर्टिकल 17 की, तो इसमें है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत वगैरह सब मनाते हैं ना, वो सब नहीं करना चाहिए। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है, और कई बार ये पूछा हुआ है, आर्टिकल 17 में आएगा। और आर्टिकल 19 में आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ। और आर्टिकल 18 की बात करें तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ क्रेडिटेड विथ सेटिंग अप ऑफ ब्रह्म सभा फॉर रिलीजियस रिफॉर्म इन 1828 विच वॉज लेटर कॉल्ड ब्रह्म समाज। कह रहा है यहाँ पर ब्रह्मो सभा किसने बनाई थी 1828 में धार्मिक सुधार के लिए, लेकिन बाद में उसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिसिस्ट इज नोन फॉर डिस्कवरिंग दैट एनी पीरियोडिक वेव can be represented as an infinite number of weighted sinusoids, for example the sum of sines and cosine waves। तो किस फिजिसिस्ट ने, किस भौतिक वैज्ञानिक ने ये खोजा था किसी भी पीरियोडिक वेव को साइन एंड कोसाइन वेव में दर्शाया जा सकता है उनके सम के रूप में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन बाप्टाइज जोसेफ फ्यूरियर। ये वाला यहाँ पे हो जाएगा, गलती से यहाँ पे टाइप हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following laws represented by the formula t square upon r cube compares the orbital period and radius of the orbit of a planet with that of the other planets। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। तो राइट आंसर ये है केपलर्स थर्ड लॉ है, ये यहाँ पे आएगा। केपलर्स थर्ड लॉ है ये। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के 3 नियम दिए थे। पहला नियम इन्होंने ये बोला था कि किसी भी प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लैनेट ऐसे सर्कल में घूम रहा हो। प्लैनेट जो होता है वो इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट करता है सन का। पहला रूल इन्होंने ये बताया। और दूसरा इन्होंने ये बताया ना कि अगर मान लीजिए अर्थ यहाँ पर है और सन जो है यहाँ पर है, तो अगर ये यहाँ तक आ गया ऑर्बिट करते करते, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा ये, या फिर अगर ये अर्थ यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा ये हमेशा बराबर होगा। और इसको कहते हैं हम सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी सेम टाइम में जितना एरिया ये यहाँ पे कवर कर रहा है सेम उतना एरिया ही ये यहाँ पे भी कवर करेगा सेम टाइम में। थर्ड लॉ इन्होंने दिया था कि अगर हम प्लैनेट का मीन डिस्टेंस निकालें, मीन डिस्टेंस का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस, और अगर हम ऑर्बिटल पीरियड यानी टी को निकालें तो ये जो होता है आपस में मीन डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के स्क्वायर के। तो इसी को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। यही पूछ रहा था कि ये किसका लॉ था, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, जो कि ऑर्बिटल पीरियड और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट को कंपेयर करता है बाकी प्लैनेट से। तो राइट आंसर यही था केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर का ये तीसरा नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला पनिकर वॉज ऑनर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन द ईयर 2019 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू मोहिनी अट्टम। तो कह रहा है कि निर्मला पनिकर को कौन सा अवार्ड मिला था 2019 में मोहिनी अट्टम में कंट्रीब्यूशन देने के लिए, योगदान देने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। और यहाँ से आप ये याद रखेंगे निर्मला पनिकर जो है मोहिनी अट्टम से रिलेटेड हैं और इनको 2019 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि निर्मला पनिकर किस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉपिंग सीजन बिटवीन रबी एंड खारिफ इज कॉल्ड। तो यहाँ पे कह रहा है क्रॉपिंग सीजन जो कि रबी एंड खारिफ के बीच पड़ती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जायद। तो रबी क्रॉप जो होता है ना, ये जो हम फसलें विंटर में उगाते हैं जैसे वीट, उसको जो है कम रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, तो जो हमारा वीट हो जाएगा ये रबी क्रॉप हो जाएगा। और खारिफ आता है जिसको कि ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें आप राइस का एग्जाम्पल ले सकते हैं।
और अगर बात करें ये औस अमन बोरो, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है औस अमन बोरो, क्योंकि ये सीजीएल में पूछा गया था ये किसकी वैरायटी हैं, तो ये राइस की वैरायटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज और वॉज नॉट एन इंडियन गज़ल सिंगर। तो इसमें से कह रहा है कौन सी पर्सनालिटी गज़ल से रिलेटेड नहीं है, गज़ल सिंगिंग से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमसेन जोशी। अब यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे ना कि बेगम अख्तर, चित्रा सिंह और जगजीत सिंह ये सब गज़ल सिंगिंग से रिलेटेड है, क्योंकि एक बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि इनमें से कौन से गज़ल सिंगिंग से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पे अगर इन तीनों में से कोई नाम होगा तो आप ऑप्शन मार्क कर पाएंगे। तो क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसीलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता है उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उतना रिलेवेंट तो नहीं है लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। In March 2023, the Central Board of Direct Taxes extended the deadline to link permanent account number PAN and Aadhaar from 31st March 2023 to। तो इसमें कह रहा है कि 2023 में मार्च में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने जो पैन अकाउंट को आधार से लिंक करने का समय था, टाइम था, उसको एक्सटेंड कर दिया था, बढ़ा दिया था। 31 मार्च 2023 से करके कहाँ तक कर दिया था, तो 30 जून 2023 तक कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज मुस्लिम लीग फाउंडेड। तो मुस्लिम लीग जो है कब बनाया गया था, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 1906 में इसको बनाया गया था। और अगर आपसे पूछे कि फाउंडर कौन थे मुस्लिम लीग के, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा तो नवाब सलीमुल्लाह खान, आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021 to 2022 विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। यहाँ पे कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अकॉर्डिंग 2021-22 में कौन सा स्टेट जो है नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रहा था, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। 53% नेचुरल गैस का प्रोडक्शन जो है वो असम से ही हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, वाइल यूजिंग द इनकम मेथड टू कंप्यूट नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। ऑप्शन ए, इनकम फ्रॉम लॉटरी, ऑप्शन बी, ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, ऑप्शन सी, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक गैम्बलिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट करना मतलब कैलकुलेट करते हैं जब, तो इसमें से कौन सा हम उसमें नहीं गिनते। ऑप्शन ए था कि जो पैसे आप लॉटरी से जीते, ऑप्शन बी था कि ब्रोकरेज जो हम शेयर खरीदते बेचवाते हैं तो उस पर कुछ % कमीशन मिलता है वो, या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे जुआ वगैरह आप खेलते हैं तो उससे जो पैसे मिले हैं वो। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड सी, यानी अगर आपको लॉटरी से इनकम मिले या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ से आपको कोई पैसा मिले तो उसको जो है नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अगर आप शेयर को सेल कराते हैं या परचेज करते हैं तो उस पर जो ब्रोकरेज चार्ज मिलता है तो वो नेशनल इनकम में गिना जाएगा क्योंकि वो एक इंडिविजुअल कमाता है। बाकी लॉटरी से जो इनकम मिलता है तो वो प्रोडक्शन में या इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा होता, और जुए से जो पैसा मिलता है ये कोई इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते या फिर कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करते, तो वो भी जो है नहीं गिना जाता नेशनल इनकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्योरली करंट अफेयर्स का, यहाँ से कुछ सीखने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट द 2026 विंटर ओलंपिक्स। 2026 में विंटर ओलंपिक्स कौन जो है होस्ट करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा मिलान और कॉर्टिना, और ये है कहाँ पर, इटली में। तो ये याद रखेंगे आप, 2026 के विंटर ओलंपिक गेम्स इटली में होंगे और मिलान और कॉर्टिना जो उनकी सिटी है वहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल पॉलिसी अचीव्स द मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो फिजिकल पॉलिसी है वो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को कैसे अचीव करती है, तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए, टैक्सेस के थ्रू। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है ना, और वो बड़े लेवल पर सबको इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अगर टैक्स को बढ़ाएगी गवर्नमेंट या घटाएगी तो इम्पैक्ट पूरे इंडिया पर पड़ेगा। माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमी के छोटे छोटे जो इफेक्ट होते हैं, जैसे अब यहाँ पे हो गए SLR हो गया, CRR हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय मेन इन हरियाणा।
तो कह रहा है कि हरियाणा में मेंस के द्वारा कौन सा फोक डांस परफॉर्म किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, गुग्गा। और अगर बात करें खोरिया, तो खोरिया भी हरियाणा का फोक डांस है। गिद्दा जो है ये पंजाब का है, ये विमेंस करती हैं। और अगर बात करें घूमर का, तो घूमर राजस्थान का जो है फोक डांस है और बहुत बार पूछा गया है। यहाँ से आप राजस्थान का एक और याद रखेंगे, कालबेलिया फोक डांस। और इससे रिलेटेड एक पर्सनालिटी है गुलाबो सपेरा, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरीड आउट इन एन इकोनॉमी। तो इसमें से कह रहा है कौन सी चीज़ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम नहीं लेते, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लॉ एंड ऑर्डर। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन इकोनॉमी में, कंजम्पशन यानी जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी चीज़ों का हो सकता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का या फिर किसी भी चीज़ों का, तो ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ ए कंट्री डज नॉट नेसेसरली डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज। एक देश कितना अमीर या गरीब होगा ना, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, इस बात पर निर्भर नहीं करता। तो ये सही ऑप्शन है। एग्जाम्पल के लिए अफ्रीका को आप ले लीजिए, वहाँ पे कितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हों पर वो कंट्रीज रिच नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पर, तो इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज होने के बाद भी वो रिच नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी कंट्री की वेल्थ वहाँ पे कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, रिसोर्सेज को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और भी बहुत कुछ होना चाहिए, और गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, तब जाके वहाँ के रिसोर्सेज से वो कंट्री रिच बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गढ़वाल रूल्ड ओवर विच ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया। गढ़वाल जो है ये कहाँ पर रूल किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज वन ऑफ द फॉल आउट ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम का कौन सा इसमें जो है कमी था, वही पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये वाला भी इसी में रहेगा। लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज अवेल्ड लाइसेंसेस टू प्रिवेंट कंपटीशन। देखिए, लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वो इंडिया में आया था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम में गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाइसेंस देना स्टार्ट किया कि आप जो है बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे था इंडिया में आज़ादी के बाद, तो इंडस्ट्रीज़ उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही थी। तो ये तो अच्छी चीज़ के लिए आया था, लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस होते थे वो बहुत सारे लाइसेंसेस ले लेते थे, मतलब परमिशन ले लेते थे गवर्नमेंट से फैक्ट्री लगाने की, ताकि जो है नए नए प्लेयर्स को एंटर ही नहीं करने देते थे मार्केट में, और उनका कंपटीशन ताकि कम रहे। तो ये इसका जो है कमी था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम का। तो ये था 8 अगस्त के शिफ्ट 3 के सारे क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।